अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे, मुझे ऐसे कोई ना देखे बुरी बात होती है। नाम बताते हैं, भूल नहीं जाते। अरमला हूं मैं। ये अरमला है, मैं इमरान हसन हूँ। और देखिए तब्दीली कहा था ना आएगी, एक दिन आएगा तब्दीली आएगी, तो तब्दीली आई है। शुक्र करें आंखें सही चलती हैं आपकी। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से आज फिर एक्सप्रेसो लगाकर हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये अरमला मैं इमरान हूँ और हम आपके साथ मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं। अच्छा जी, तो बहुत सारी बातें कल के शो में भी थी जिसके बारे में आपने उसको सराहा भी। हम जरूर कोशिश करते हैं कि आपके जो कमेंट्स वगैरह उनको जरूर पढ़ा करें और फीडबैक आपका देखा करें। थैंक यू वेरी मच। आज के शो में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। पिछले कुछ अर्से में हमने एक बड़ा ट्रेंड देखा जब बाहर के ड्रामे पाकिस्तान में आने लगे और लोगों ने उनको बड़ा पसंद भी किया। उर्तुरुल एक उसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल थी जिसको तकरीबन सभी पाकिस्तानियों ने देखा और कुछ तो यहाँ तक भी कहते थे कि आई एम द लेजेंड जिसने उर्तुरुल नहीं देखा, यानी कि इतना ज्यादा लोगों ने देखा। और अब कल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की कि ज़हीरुद्दीन बाबर और मिर्जा गालिब की जिंदगी में भी एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन और उज़्बेकिस्तान मिलकर बनाने वाले। जबरदस्त। वैसे ये इनिशिएटिव अच्छा है अगर आपके पाकिस्तान नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह की ड्रामास बने और ब्रॉडकास्ट हो, क्योंकि जिस तरह से उर्तुगुल के हवाले से हमने देखा बड़ी लोगों ने इंटरनेट पे फिर उसकी जब एपिसोड आती थी उससे पहले लोग एकदम से बैठ के देखते थे। तो अगर ये ब्रॉडकास्ट होगा स्पेसिफिकली और इतनी कंबाइन जो कहने एक प्रोडक्शन के थ्रू होगा तो दैट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन जब उर्तुरुल आया था तो बच्चे उर्तुरुल और बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे, तलवारें वगैरह उठा के। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मिर्जा गालिब कैसे बनेंगे आम खा के। उनको आम बड़े पसंद थे ना। नहीं मिर्जा गालिब बनने मुश्किल है। चले देखते हैं, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हो मटेरियलाइज हो तो अच्छा है। और सिर्फ उज़्बेकिस्तान के साथ नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री अगर बाकी ममालिक के साथ काम करे तो ओवरऑल बड़ा फायदा होगा। इसमें तुर्की बड़ा एक जबरदस्त, ईरान बड़ा जबरदस्त, पहले भी टर्किश ड्रामे कई अरसे से चलते रहे हमारे। चले जनाब, बस शो में बहुत कुछ है और खबरें भी हैं और बहुत सारी बातें भी हैं, सेगमेंट्स भी है। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वजीर आजम इमरान खान आज कौम को सब कुछ बताएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐसे काम किए जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किए, वजीर आजम इमरान खान का दावा। गवर्नमेंट की आजमूदा हिकमत अमली बेअसर, कोरोना की चौथी लहर ने कई बड़े शहरों को लपेट में ले लिया, अमवात और मस्बत केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। नौमौलूद के लिए माँ का दूध इतना अहम क्यों है, लैक्टेशन कंसल्टेंट ज़ारा किरजी साहिबा से प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। थर के सहरा में एक खूबसूरत नखलिस्तान की कहानी, देखिए सफर है शर्त में। आज होगी गवर्नमेंट की 3 साला कारकर्दगी भी बात। और जो उस्मान बुज़दार साहब है उन्होंने जो जो काम किया, मतलब हमें खामोश रहना पड़ेगा। देखते हैं जी, बड़ी खबर। मुझे लगता है 3 मिनट की खामोशी चाहिए हमें। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें जो पीटीआई क्रेडिट ले रही है, और पीटीआई कहती है कि उन्होंने 3 साल मुकम्मल होने पर बड़ा जबरदस्त काम किया है। और गवर्नमेंट वैसे आज अपनी कारकर्दगी, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था वैसे कि गवर्नमेंट रखेगी, और आज गवर्नमेंट ये कारकर्दगी आपके सामने रख रही है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में आज खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इससे खिताब करेंगे और कौम के सामने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रखेंगे। ज़राए ये कह रहे हैं और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी मकामात पर जो वज़ीर आज़म का खिताब है वो बराह रास्त दिखाने का फैसला भी किया है। मे बी स्क्रीन वगैरह लगाई जाएंगी। वज़ीर आज़म के खिताब की बराह रास्त नशरियात के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में ये जो बड़ी स्क्रीन है इनको नस्ब किया जाएगा। इंसाफ यूथ विंग की टीमें बड़ी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म का खिताब दिखाने के इंतजामात कर रही हैं। गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में भी बड़ी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। जब टीवी पे आ रहा है तो स्क्रीन लगाना जरूरी नहीं, तो आम पब्लिक के लिए ना। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा भी किया था जहाँ उन्होंने काफ़ी मसरूफ दिन गुजारा, कई अहम मुलाकातें भी की, कई तकरीबात से खिताब भी किया। और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद शेखुपुरा में अगर हम बात करें तो स्मार्ट जो फॉरेस्ट है उसका भी इफ्तिताह कर दिया है। ये जंगल जो है स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम से लेस होगा। और वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब ने वो काम किए
जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। और साथ साथ उन्होंने ये भी शिकवा किया कि इतना काम करते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। पिछली गवर्नमेंट छोटे कामों की भी बड़ी तशहीर किया करती थी और उस्मान बुज़दार साहब ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और उसकी तशहीर नहीं करते। वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान वाक़े के हवाले से भी इसको शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की वजह से बच्चों की मुनासिब जो तरबियत है वो ना होना है। ये वाक़यात इसी वजह से होते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो गलत इस्तेमाल है उससे भी इन जराइम में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, जिनसी हरासानी के जो बढ़ते वाक़यात हैं उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार भी किया और IG पंजाब के हवाले से खास तौर पर उनको हिदायत दी कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम करें। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान ज्वाइन करें जी, सूबाई वजीर हैं और तर्जुमान हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत के। उनसे ज़रा बात करते हैं और अल सुबह हमारे साथ लाइव मौजूद है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, इस उम्मीद के साथ कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। हमें ये लगता था कि शायद पूरी गवर्नमेंट में उस्मान बुज़दार साहब वो आदमी है जो वज़ीर आज़म को सब कुछ बताते हैं, लेकिन कल तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसका किसी को नहीं पता होता। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। इसके पीछे क्या राज था फयाजुल हसन चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो हिस्ट्री में नहीं हुए, लेकिन उसकी तशहीर नहीं की जाती। बात तो ठीक है, पिछले जो 10 साल गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब के 52 अरब रुपया मेरे और आपके टैक्सों का पैसा सिर्फ उनकी जनाब शक्लें दिखाने के लिए हाफ पेज और फुल पेज जनाब अखबारात के अंदर लगा के काम होता था जना 2 करोड़ का और तशहीर होती थी जना 15 करोड़ की। तो ये उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं किया। मैं सिर्फ 5 चीजें आपके सामने रख देता हूँ। कोरोना की जो जंग हुई उसमें अदालतों के जनाब हेयरिंग के जना मौजूद है और उनकी जना वो कोटेशंस मौजूद है कि उन्होंने बाकी सूबों को पंजाब हुकूमत और पंजाब की जनाब मिसाल देते हुए कहा कि इस अंदाज से जना आप कोविड के खिलाफ लड़े जिस तरह बेहतरीन तरीके से पंजाब हुकूमत ने जहाँ वो जंग लड़ी। एक बेहतरीन मैं कहता हूँ प्रोफिशंसी है उस्मान बुज़दार साहब की। दूसरे नंबर पे पंजाब के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा इस वक्त 70% के करीब खानदानों को 7.25 लाख रुपए की मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुके हैं और 3 महीने बाद तक दिसंबर 2021 तक 100% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल जाएगा। पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 3 सालों में 5 नई यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं और 16 नई यूनिवर्सिटियां जो है वो अभी बन रही हैं जो अगले 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 86 नए कॉलेजेस बन चुके हैं और 76 कॉलेजेस बन रहे हैं जो अगले 1.5 साल के अंदर पायर तकमील तक पहुंचेंगे। ये 160 के करीब नए कॉलेजेस हैं। ठीक है जी। पंजाब के अंदर बम्पर फसलें हुई जनाब, बड़ी जो 5 फसलें होती हैं और उन तमाम फसलों की कीमतें जो है ना उनकी जनाब किसानों को वो पूरी उनकी फसलों की कीमत मिली हिस्ट्री में पहली दफा। हत्ता कि गन्ने की कीमत भी कि जो पिछले 10 साल से शहबाज शरीफ साहब के अरबों रुपए की मालियत के बकाया जात थे जिसमें 50% से अबव इनके अपने खानदान के पैसे थे जो गन्ने के काश्तकारों को दे रहे थे, लेकिन 1-4 आने के बकाया जात नहीं है इन 3 सालों में गंदम की, मकई की, गन्ने की, इन फसलों पे। फिर इसी तरीके से पंजाब के अंदर रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन चारों सूबों से नंबर 1 है। तीनों सालों में पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आपका जनाब ये जो गंदम की जनाब प्रिक्योरमेंट है उसका टारगेट 3 सालों में जनाब 100% पूरा हुआ है। तो जनाब आप मुझे बताएं, अब मैं इस 5 मिनट के बीपर में मैंने आपको 8 काम वो गिनवाए हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए, फिर उसमें सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये महंगाई क्यों नहीं कम हुई अभी तक? भाई महंगाई फिर जो है ना ये पूरा इंटरनेशनल फिनोमेना है ना। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, महंगाई रीजनल फिनोमेना है। महंगाई जो है वो आप पूरी दुनिया के अंदर जो है ना कोविड-19 और फिर बाकी फैक्टर्स हैं। खुसूसन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि पिछले 10 साल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने जो मिसाके जमहूरियत, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा, वो वाला जो सिस्टम था ना उसके तहत जो सो कॉल्ड किस्म की इकोनॉमी हमारे सरों पे मुसल्लत थी और खुसूसन 2016, 17, 18 जो इसहाक डार साहब ने सही अच्छा ये तो फयाज भाई बहुत सुन लिया हमने। अब ये बताइए आप कह रहे हैं ये उस्मान बुज़दार साहब नहीं करते। मैं अभी भी लिबर्टी लाहौर से गुजरा हूँ, 3 बैनर्स ऊपर नीचे सिर्फ बुज़दार साहब के लगे हुए हैं, एक किसी फ्लाईओवर का लगा हुआ है। इमरान यार सादा आदमी हो, मैं बहुत सादा आदमी हूँ और मैं ज्यादा पाकिस्तानी मेरे जैसे हैं। नहीं, मैं जो तशहीर कर रहा हूँ वो टीवी चैनल्स के और अखबारात के पेजेस और वहाँ के 3-4 मिनट के जनाब टीवी चीजें हैं। जनाब आपका एक अखबार का ना आपके बड़े जितने अखबार हैं, आप एक्सप्रेस अखबार है ना उसका पूरा फ्रंट पेज और उसका बैक पेज जो है ना वो इनके थोपड़ों के साथ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के थोपड़ों के साथ लगा
का, आपके पैसों का। काम होता था 1 करोड़ का, ऐड होता थे जनाब 12, 15, 20, 30 करोड़ के, उसी काम के हवाले से मैं वो मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अखबारी जो इश्ताहारात है वो अब नहीं आते। तो एक और बड़ा कंसर्न फयाजुल हसन चौहान साहब, आप खुद भी अभी जेलों के वजीर भी हैं और उसको भी देखते रहे हैं, जो पंजाब पुलिस के हवाले से है, पहले दिन से पंजाब पुलिस को आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आपकी और आपके लीडर की हर स्पीच के अंदर जो जिक्र होता था वो पंजाब पुलिस को ठीक करने का होता था कि हम इसे ठीक करके रख देंगे। आपसे नहीं हुई और कल 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी आईजी साहब को कहा कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। ये क्यों नहीं कर पा रहे आप? ये तो इंटरनेशनल मसला नहीं है ना, ये रीजनल भी नहीं है। कारकर्दगी पंजाब पुलिस की ये है कि आपका लाहौर सियालकोट वाकया हुआ, 2 दिन के अंदर, पूरे 48 घंटों के अंदर उस वाकये की पूरी तफ्तीश 100% कंप्लीट करके बता दिया था कौन कौन इसमें मुजरिम है। फयाज भाई, वाकया हो क्यों जाता है? खवातीन बेचारी जब मुतासिर हो जाती है उसके बाद हम अगर कर भी लें उसको ठीक, तो फिर फायदा तो नहीं है ना, जिंदगियां तो खराब हो गई। इमरान, दिस इज नॉट अ वे। सवाल पूछने के बाद 1 मिनट खामोशी से सुना, ठीक है ना? 1 मिनट सुना करो, बीच में काउंटर जाना, क्वेश्चन जाना, कम से कम 1 मिनट बात की। नहीं, मेरा छोटा सा सवाल सिर्फ ये है। अच्छा चले दे, अच्छा दे जवाब दें। बात याद रखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक हर सोसाइटी, हर माशरे के अंदर जुर्म होने हैं, जुर्म कभी खत्म नहीं हो सकते। जुर्म खत्म करने होते तो 1,24,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, उनके अपने अदवार के अंदर भी जुर्म खत्म नहीं होते थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसके ऊपर जब कोई जुर्म कर लेता है तो फिर वहां पर रियासत की और हुकूमत की और पुलिस और इंतजामिया की रिट क्या होती है। लाहौर सियालकोट वाकये की मैंने मिसाल दी, फिर आपके ग्रेटर इकबाल का वाकया, 24 घंटों के अंदर जो है वो पूरे का पूरा केस जाना तफ्तीश करके अगले 24 घंटों में बंदे गिरफ्तार करना शुरू किए और अब तक 150 के करीब बंदे गिरफ्तार कर लिए। आपका ये चिंची वाला वाकया हुआ, इसकी तफ्तीश जाना तकरीबन कंप्लीट होगी। तो आप फयाज भी सवाल कर लूं, फिर आप नाराज हो जाते हैं। अब सवाल मेरा जो है, हाँ, अब मेरा छोटा सा सवाल ये है कि फिर वजीर आजम ने कल क्यों कहा कि कारकर्दगी ठीक नहीं है? आप कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक नहीं है। इसका भी सुन लें, अब तसल्ली से सुना, अभी जो टोकी ना। हाँ, भाईजान, बात यह है, बड़ा जो होता है ना, चाहे वो बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, चीफ एग्जीक्यूटिव की सूरत में हो या आपके जीएम की सूरत में हो, बड़े ने हमेशा छोटी को जो है ना तज़किरे नफ्स के लिए जो है ना वो तलकीन करनी होती है, करनी होती है। उसने कभी नहीं छोड़ना होता, उसने ये नहीं करना होता हाँ और बस ठीक है जी, हाथ पैर छोड़ के कार पे जो है ना तुम बड़ी बेहतरीन काम कर रहे हो, पुलिस को कोई एक्टिविटी करे, वो तुम्हें समझाना है कि भाई अपनी और अच्छी जिम्मेदारी करो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, अपनी प्रोफिशिएंसी अच्छी करो, अपनी एफिशिएंसी अच्छी करो। बड़े ने तो, जो बॉस है, जो बड़ा है, उसने तो फिर नसीहत और तलकीन और बकअप और पुशअप देना है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि वैसे वजीर आजम मुतमईन है लेकिन पब्लिकली ये कहते हैं कि कारकर्दगी ठीक नहीं है। पब्लिकली नहीं, उनको कह रहे हैं कि चीजों को बेहतर करो। अच्छा, खैर, मुझे जो उनका बयान समझ आया, जो मैंने देखा, वो आपको जिस तरह समझ आया आपने हमें बता दिया। ठीक है फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें वक्त दिया और मैंने भी आपको पूरा वक्त दिया। आप नाराज ना होइएगा, मैंने आपको बोलने नहीं दिया, आपने पूरा अपना जवाब दिया। फयाजुल हसन चौहान साहब जी, हुकूमत की और फयाज जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं और उस हवाले से हमें आगाह भी करे थे। उनका कहना है कि उन्होंने जो किया वो 3 साल में किसी ने नहीं किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना की चौथी लहर के हवाले से। तो हर गुजरते दिन के साथ साथ कोरोना के वार बढ़ते चले जा रहे हैं। यौमिया अमवात और मस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में एनसीओसी की जानिब से पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से तो उसका सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ बड़े शहरों में घर घर जाकर वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का कंट्रोल जो है वो बात कर ले उस तरह से फैल रहा है कि कई शहरों में कोरोना की सूरत हाल खौफनाक सतह पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज हमने जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 141 अमवात जो है वो रिकॉर्ड हुई और जो मई के बाद सबसे ज्यादा शरह है एक दिन में। और गवर्नमेंट की जानिब से रवा माह अगस्त के आखिर तक 4 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 11% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। और वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। ये वैक्सीन गावी की जानिब से
पाकिस्तान को दी गई हैं और गावी जो कि एक प्लेटफॉर्म है वैक्सीनेशन के लिए, उसके तहत पहले भी फाइजर, मोडर्ना और साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका की खुराकें पाकिस्तान को मिली हैं। गावी के तहत ही 24 लाख एस्ट्राजेनेका और 1,06,000 फाइजर वैक्सीन की डोजेज भी पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पर हमें मजीद क्या अपडेट कर पाएंगी। इस वक्त जो वैक्सीनेशन की जो रेशो है डॉक्टर साहिबा, जिस रेशो से लग रही है वैक्सीनेशन हो रही है, क्या वो तसल्ली बख्श है? उसमें मजीद कोई इजाफा हुआ है या वो रेशो वक्त के साथ साथ स्लो हुई है? इस पे क्या अपडेट्स हैं रिसेंट आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, डेफिनेटली वैक्सीनेशन की स्पीड में बहुत इजाफा हुआ है कि अब हम तकरीबन 5 करोड़ डोजेस जो है वो तकरीबन जो है वो लग चुकी हुई हैं। और इसमें ये कि जो पहली हमें 1 करोड़ डोजेस थी उनको लगाने में हमें 113 दिन लगे थे। दूसरी जो करोड़ था उसको लगाने में हमें उससे कम दिन लगे थे, और जो चौथा करोड़ था उसको लगाने में हमें सिर्फ 9 दिन लगे थे। तो अब ये मैं समझती हूँ कि स्पीड तो बिल्कुल वैक्सीनेशन ने हमारी ज्यादा हो गई है, और अब मोबाइल वैक्सीनेशन जैसे भी आपने जिक्र किया है वो बहुत इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 25 से 30% जो है वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही है। तो वैक्सीनेशन की स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ी है, मगर हमारी आबादी का टारगेट बहुत बड़ा है कि 22 करोड़ आवाम तक पहुंचने में जाहिर सी बात है कि हमें टाइम लगेगा। हुकूमत अपने तमाम वसाइल, तमाम कोशिशें जो है वो सर्व कर रही है, और दिन ब दिन जो है वो हमारी फैसिलिटीज में इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफा हो रहा है, और वैक्सीन भी इस वक्त वाफिर मिकदार में जो है मौजूद है। और अब हम लोगों ने जिस तरह से 1 सितंबर से असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि 17 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी, और ये ग्रेजुअली फिर 16 साल और 15 साल के एज ब्रैकेट तक भी जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी अब हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ी स्मार्टली पहली, दूसरी, तीसरी वेव पे काबू किया, लेकिन अभी हम 4th वेव की बात करें और हमने गुज़िश्ता रोज़ जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा थी। अब इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन भी की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, सख्तियाँ भी हैं, इसके बावजूद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप क्या समझती हैं, क्या रीज़न है? हमें मजीद स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी या लोगों में बहुत लापरवाही का एक एलिमेंट ज़्यादा है, लोग कैजुअल लेना शुरू हो गए हैं अब इसको? जी देखें, डेफिनेटली ये तभी फैलती है जब SOPs पे अमल दरामद नहीं होता, लोग पब्लिक गैदरिंग्स से नहीं मतलब है उसको छोड़ते, लोगों का इंटरेक्शन होता है। ये सबको पता है कि वायरस तब फैलता है जब पब्लिक इंटरेक्शन होता है। तो जाहिर है अभी हमारे मुतबर्रिक महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा है, इसके अंदर मजालिस भी हुई हैं, जलूस भी होते हैं इसके अंदर, तो वो भी एक है। उससे पहले जिस तरह से 14 अगस्त का भी इवेंट्स गुजरे हैं, उससे पहले हमने देखा कि ये मवेशी मंडियां लगी थी, बकरा ईद, तो ये तसलसल से जो हमारी पब्लिक इवेंट्स आते जा रहे हैं, उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हम लोग पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो होती रही हैं, और इसी वजह से ये वबा कंट्रोल में नहीं आ रही। क्योंकि जहाँ कहीं भी पब्लिक गैदरिंग्स होंगी डेफिनेटली हमें इजाफा नजर आएगा, क्योंकि SOPs जो है वो हमारी पब्लिक जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। मास्क की कंप्लायंस जो कि ये जो रिसेंटली कल NCOC ने परसों कुछ फैसले किए जिसमें 30 सितंबर के बाद बड़ी मेजर पाबंदियां लगाने का फैसला हुआ है, जिसमें फ्लाइट्स तो पहले ही खैर समहाउ मौजूद थी, लेकिन बाकी जो जिंदगी के मामलात हैं उसमें भी NCOC ने कहा है कि शायद आप कुछ भी ना कर पाएं जिंदगी के किसी भी ज़रूरी काम को लेकर। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी और इसको चेक एंड बैलेंस इस पर कैसे रखा जाएगा, क्योंकि लोग तो आपको मालूम है कि खुद से वॉलंटियर बहुत कम कर रहे हैं इस मामले में? देखिए जी, अब ये जाहिर है कि लोगों को आपने देखा था कि जब सिम बंद करने का अनाउंस किया तो किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे सिंध में रश लग गया था जब सिंध गवर्नमेंट ने, तो लोगों को जाहिर है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज तक लाना है। तो अब हुकूमत की कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उसको हर चीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो मार्केट प्लेस पे जाना है, चाहे शादी हॉल्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं। तो जब इन और स्कूल्स के अंदर भी टीचर्स तभी जा सकेंगे जब वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। तो तमाम ऑफिसेज में भी, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, इन तमाम जगहों पे जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि लोग जो है वो उसको फिर एक जरूरी चीज समझ के, एक मजबूरी समझ के उनको वो लगवानी पड़ेगी। तो इस वक्त ठीक ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। वही बात कि एहतियात गवर्नमेंट ने तो करवानी है, लेकिन स्टिल आपकी एज ए सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद भी एहतियात करें, और साथ साथ वैक्सीनेशन करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करते हैं। हिमालय से ऊपर है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है, ऐसा हम कहते हैं। वी आर द आयरन ब्रदर्स, यू नो दैट। नौजवान जो हैं दोनों ममालिक के, वो एक दूसरे को करीब लाने में तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज हमने एक मुख्तलिफ सा टॉपिक मुख्तलिफ से मेहमानों के साथ आपके लिए चुना। चाइना की ज़ीशोंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जिसके शोबा मटीरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के दो ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने 7वीं आलमी ज़ीशोंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर मुकाबले के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस मुकाबले में ज़ीशोंग सूबे की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की 80 टीम्स ऐसी थी जो कि शरीक थी। लेकिन जनाब, सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस मुकाबले की फातेह बायोमेडिकल के तलबा पर मुश्तमिल रिसर्च टीम ने यह एजाज अपने नाम किया। और उसमें हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त भी शामिल हैं जिन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बिल्कुल, और इस रिसर्च का बेसिकली जो मकसद था वो माहौलियाती और आबी मसाइल को हल करना है। और आज टीम के 2 मेंबर्स आसिम मुश्ताक और ये क्या आओ चाहे खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन करें, तो हम दोनों को खुशामदीद कहेंगे और इनसे जानेंगे इनकी रिसर्च के हवाले से और किस तरह से ये पाकिस्तान के जो माहौलियाती आलूदगी इसके मसाइल को हल करने में इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल हो सकती है। आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप दोनों? हाउ आर यू? फाइन, हाउ अबाउट यू? गुड। So, सबसे पहले आसिम, आप थोड़ा सा हमें अपनी इस रिसर्च के बारे में बता दीजिए, देन वील वेलकम ईका बिकॉज शी इज बीइंग वॉच्ड राइट नाउ ऑल ओवर पाकिस्तान ऑन आवर नेशनल टेलीविजन एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव हर। आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। आसिम, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप बताएं ये रिसर्च क्या थी और कैसे गोल्ड मेडल आपने अपने नाम किया। असल में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमारे जो सुपरवाइजर हैं, स्पेशली द प्रोफेसर खोंग शियांगडोंग और एक पाकिस्तानी सुपरवाइजर, उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर इकबाल। हम लोगों ने जब एनालाइज किया अराउंड द वर्ल्ड, तो जो सबसे बिगेस्ट इशू जो सामने आ रहा था वो ये था कि माहौल के अंदर लोगों को पानी नहीं साफ मिल रहा, इसके अलावा जगह जगह मैन्योर पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो कि कम खर्च वाला नशीन हो। अच्छा। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करें और दोबारा नेचर का ही हिस्सा बना दें, मींस वन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें ये किया है कि हम लोग कुछ बैक्टीरियाज खुद से ग्रो करवाते हैं और उनको ग्रो करवाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज किया जाता है। फिर ये वाले बैक्टीरियाज हम लोग अप्लाई करते हैं वो जो गार्बेज, जो डर्टी वाटर है और उसके ऊपर। अच्छा। और इसका जो है वो टाइम स्पेन डिफरेंट है, फ्रॉम 20 डेज 30 डेज टू 40 डेज। उसके अंदर अंदर ये सारा कुछ जो है वो क्लीन हो जाता है और एंड पे जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलती है वो भी इतनी यूजफुल है कि वो फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल खाद है वो, और वो हम लोग प्लांट्स ग्रो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस कॉस्ट एफिशिएंट भी है? कॉस्ट एफिशिएंट, वेरी कॉस्ट एफिशिएंट है। अच्छा, जबरदस्त। तो आसिम, ये बताएं कि जब ये रिसर्च आप लोगों ने किया और इसमें आपके कितने टीम मेंबर्स थे और जब आपको ये गोल्ड मेडल मिला तो उस वक्त किस तरह से रिस्पॉन्स आया? और जो पाकिस्तान की स्पेसिफिकली हम बात करें, क्योंकि पाक चाइना दोस्ती के हवाले से या कोलैबोरेशन के हवाले से तो हम सब जानते हैं, पाकिस्तान के लिए रिसर्च कितनी हेल्पफुल होगी? ये जो है रिसर्च हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर चाइना के कुछ सिटीज के अंदर, और हमें इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ इंडस्ट्रीज अब हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। हमारे जो सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर जुबैर इकबाल, वो इस वक्त, और प्रोफेसर खोंग शियांगडोंग, ये दोनों मिलके मॉरिशस के साथ भी हमारा एक जॉइंट वेंचर हो चल रहा है। तो उनके साथ भी, और हम लोग इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसके अंदर हम लोग पाकिस्तान को भी रख रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम है ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर करें ताकि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। Okay. So now we'd like to know from you, Yihya, how's been your experience to work with a Pakistani fellow, and why did you guys opted this particular subject to work on? Have you ever thought that this is something of great importance in Pakistan when we talk about the climate change and the clean water and all? So what was the basic idea behind all this? Thank you for your question. And first, I understand that you want to know I communicate with Pakistan people and Pakistan teacher, right? Yeah. My project teacher and also my experiment teacher is Dr. Zubair. He always help me a lot. We often go out for dinner and play table tennis together. All right. Okay.
also want to say that including to communicate with them, I just finally understand why Chinese people always say "Batia," Pakistan era, and we are just have a good relationship together, not only just country to country, but also people to people. Sure. And I usually like work with them. They are outstanding and they are willing to help each other. And I think it's a good chance. And I also think that our project is about the environment. It's about to clean the water, and it is a great idea. And not only in China but also in the whole world, we also have this problem. So we just want to change this world, and we just want to change the water and make it more cleaner. Just like That's this. great. Lovely. That's great. Okay, since you're working with Pakistani people and communicating with them, have you learned a bit of English or Urdu? Sorry, not English. Urdu. Have you learned a bit of Urdu? Any specific word you have seen or speaking people frequently around you? Or maybe Punjabi Or maybe yeah. from Asim. She can speak Assalamu alaikum. Yeah, Assalamu alaikum. And we can say Ni Ha. Yeah, that's so it's really great to see you. Asim, एक तो ये कि ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है, और मैं आप जैसे कई स्टूडेंट्स को खुद भी जानता हूं और हमें मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद है जो वहां पे चाइना में पढ़ रहे हैं, और चाइनीज स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पे काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। एक तो आसिम, ये तजर्बा कैसा है, और क्या आप समझते हैं कि अभी इसमें मजीद मार्जिन मौजूद है कि ज्यादा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे जाएं? क्विकली बताइएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं आपको ये चीज़ शेयर करता हूँ, और ये मेरा मैसेज भी है यंग जनरेशन के लिए कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और चाइनीज़ लैब्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। जस्ट आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। रियली जब आप लोग यहाँ पर काम करेंगे, आप इनसे किसी किस्म की भी हेल्प मांगे तो ये फौरी तौर पर रेडी होते हैं और टिल द एंड तक ये काम करते हैं आप लोगों के साथ। बहुत ज्यादा आसिम, इन्होंने तो अस्सलाम वालेकुम सीखा, आपने चाइनीज सीखी कोई? वो भी सुना दें कुछ। जी, मुझे आती है थोड़ी बहुत चाइनीज। थोड़ा सा कुछ कहें ना, जरा अच्छी सी बात है, एक जुमला पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा सा कहें कुछ चाइनीज में। पाकिस्तान और चाइना के लिए हम लोग ये ऑफन एक वर्ड यूज करते हैं, चाय ओ पाकिस्तान, मींस चाय ओ पाकिस्तान means Pakistan live long, live happily, like this. So would you like to say something about Pakistan, China in your own language or in English, whatever you want to say? Just one last word. One last word. Yeah. Pakistan. Zindabad. Zindabad. That's great. China also Zindabad. Thank you very much so much for joining us, Asim and Ikao. Thank you very much कि आप हमारे शो का हिस्सा बने. It was lovely talking to you, Ikao. We hope to see you soon in Pakistan as well. और इन दोनों से आपकी मुलाकात हमने करवाई, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, बहुत सारे आसपास के मुल्क देख के ये बात जलते भी हैं, लेकिन हमारी दोस्ती जबरदस्त है। इस पे बात होती रहेगी। ब्रेक लेंगे। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब हम आपको कल बता रहे थे कि आपने सुबह सुबह नाश्ता करना है, बड़ा हेल्दी होता है। फिर उसके बाद आज हमने सोचा कि नाश्ते में आपको आज हम बर्गर खिलाते हैं। आप वो चीज खिला रहे हैं जो आपको हमने कहा था ये नहीं खानी, लेकिन ये भी जरूरी है। चीट डेज भी होते हैं, चीट डेज होते हैं। नाश्ते में ना खाएं, दोपहर को खा लें, रात को खा लें, डिपेंड्स। अंग्रेजी फूड, क्विक फूड, फास्ट फूड। बर्गर है, बर्गर फास्ट फूड में ही आता है। अच्छा देखते हैं फिर। अरे अलराना देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आई हूँ जोहर टाउन फ्रीजल रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर सिर्फ 2 डिशेस बनाई जाती हैं। अमूमन देखा जाता है जब कोई नया रेस्टोरेंट बनता है तो कस्टमर्स के लिए मेन्यू में बहुत सारी डिशेस ऐड की जाती हैं, और ये सिर्फ इंजेक्टेड ब्रोस और यूनिक से रैप्स बनाते हैं जो कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। चलिए चलकर देखते हैं कि ये रैप्स और ब्रोस्ट बनाते कैसे हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शेफ मोहम्मद सज्जाद साहब। आप क्या बना रहे हैं अभी? इस वक्त मैडम रैप बन रहा है। कौन सा रैप बना रहे हैं? ये हमारे पास 2 फ्लेवर हैं, गार्लिक और चिपोटले। तो ये बनता कैसे है बताएं जरा। आपको इसमें ये दिखा दें। ये क्या डाल रहे हैं अभी आप? गार्लिक सॉस है ये। गार्लिक सॉस? हाँ जी। ये ब्रेड कौन सी है? टोटीला रैप। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या डालेंगे? आइस बर्गर है, अनियन है। इसके अलावा अगर चीज़ किसी ने ऐड ऑन करवाना है, ऑलिव और चीज़।
ये आपने ब्रोस्ट कैसे बनाया है? रोस्ट है, ब्रेस्ट पीस है चिकन का, उससे रैप हमारा तैयार होता है। कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में? रैप टोटल रैप तैयार करने में 10 मिनट के अंदर रैप मिल जाता है। अच्छा, अब आप इसमें क्या डालेंगे? इसमें फ्राइज और ऐड होगी, रैप तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर हमजा शकूर साहब। आप मुझे बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? हमने जी ये स्टार्ट जो लॉन्च इसका हुआ था वो पिछले साल नवंबर में हुआ था। वैसे हमने इस पे वर्किंग जो थी वो पिछले साल कोविड स्टार्ट होने से भी पहले जनवरी 2020 से इस पर वर्किंग चल रही थी। आपको फूड के बिजनेस का ख्याल कैसे आया? हम 3 दोस्त थे कि हमें लगा कि हम इस चीज़ में आके एक्सेल कर सकते हैं, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं जो मार्केट में पेनिट्रेट करे, मार्केट में अच्छा नाम बना सकती है, एक ब्रांड के तौर पे अपने आप को पेश कर सकती है। यहाँ पे आप क्या क्या सर्व करते हैं? यहाँ पे खाने में हमारे पास मेनली 2 आइटम्स हैं, ब्रोस्ट है और टोटेला रैप्स हैं। जो ब्रोस्ट है ये एक सऊदी स्टाइल ऑफ ब्रोस्ट है जिसमें मैरिनेशन जो है उसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। अमूमन जब कोई भी रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है तो कस्टमर्स के लिए मेन्यू में बहुत सारी डिशेस ऐड की जाती हैं, आपने सिर्फ 2 रखी हैं, इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल में एक रेस्टोरेंट बना के बहुत सारा मेन्यू उसमें डाल देना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। रादर देन दैट हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम चीज़ करें वो बहुत स्पेशल होनी चाहिए, इसलिए हमने 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4-5 और ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि रेडी हैं एंड एक दफ़ा ये चीज़ें मार्केट में पेनिट्रेट अच्छी तरह कर जाएँ, इंशाल्लाह एक-एक करके हम इसमें और चीज़ें फिर ऐड करेंगे। कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है? किसी भी रेस्टोरेंट में कस्टमर का रिस्पांस जज करने का ये तरीका होता है कि आपके रिटर्न कस्टमर्स कितने होते हैं। इनिशियली तो आप एडवर्टाइजिंग करके कस्टमर को एक दफ़ा ले आते हैं, लेकिन असल जीत आपकी वो होती है कि जब वही कस्टमर आपके बार बार आ रहे हों एंड अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास रिपीट कस्टमर्स ही आ रहे हैं। आपने अभी बताया कि आपके कस्टमर जो हैं वो रेगुलर हैं, तो आपके रैप्स की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दोबारा खाना ज़रूर पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से जो सॉसेज इस टाइम हम अपने रैप के अंदर दे रहे हैं वो इस टाइम मैचलेस हैं किसी भी और ब्रांड के साथ। अगर आप उनको कंपेयर करके देख लें, मैं वो चीज़ इसलिए क्लेम कर सकता हूँ बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो हम घर पे खुद बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर जिस किस्म का लोगों का रिस्पांस आ रहा है, लोग जितना पसंद कर रहे हैं, सो हमारे लिए यही एक अचीवमेंट है। आप कितने बजे काम स्टार्ट करते हैं? हम रोज़ दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करके रात 3 बजे जाके क्लोजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने क्या ऑर्डर किया था? जी मैंने हाफ ब्रोस्ट माइल्ड ऑर्डर किया था और मुझे ना इनका माइल्ड ब्रोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये रैप भी बना रहे हैं और लेकिन मैं ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्या ख़ास बात लगती है इनके रोस्ट की? एक्चुअली जो पहले ब्रोस्ट होता था लाहौर में उससे टोटली डिफरेंट है ये ना, मतलब इसके अंदर इंजेक्टेड स्पाइसेस हैं जो एक अजीब सा मज़ा देते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? रैप ऑर्डर किया था, चिपोटले। ठीक है, आपको टेस्ट कैसे लगा यहाँ? वेरी नाइस और बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेश था। स्पेशली इनकी जो टॉर्टिया ब्रेड थी वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? रैप ऑर्डर किया था। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं फ्रॉम शेखुपुरा। तो आपको क्या खास बात लगी इनके रैप की? काफ़ी ब्रांड्स में रैप खाया है लेकिन इसका टेस्ट डिफरेंट था और वेरी नाइस। मेरे लिए गार्लिक और चिपोटले रैप आ चुका है और साथ में आया है इंजेक्टेड ब्रोस्ट। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये सच में बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और आज चूंकि हमारे सेगमेंट की बारी है। वो कौन सा सेगमेंट है? सफ़र शर्त बारी है। बिल्कुल बारी है। अच्छा, सफ़र शर्त में आज फिर हम आपको लेके जाएंगे सहराए थर में, जहाँ पे सहरा नवर्द के खतूत जारी हैं, खतूत आ रहे हैं और हर खतूत के अंदर एक नया मंजरनामा है, नया मंजर है, नए वाक़यात हैं, नई बातें हैं। आज सहरा नवर्द कहाँ पे हैं और हमें क्या लिख कर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखते हैं आज का सफ़र शर्त।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और मैं सफ़र करते हुए डिप्लो पहुंचा हूं। डिप्लो एक तहसील है, उसके नवाह में मैं पहुंचा हूं और जो आपको पता है कि मिर्ज़ा अदीब की किताब है सहरा नवर्द के खतूत, उसकी मुनासबत से हम इनको सहरा नवर्द के खतूत कह रहे हैं। और ये ख़त जो है ये आप तक पहुंचाने के लिए मैं डिप्लो की एक नवाह में पहुंचा हूं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये डेज़र्ट है और बहुत तेज़ धूप है और अचानक जो है ग्रीनरी आती है और खेत हैं और हर तरह की सब्जियां लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत एक जगह आती है। तो दीगर अहवाल ये है कि इकबाल ने कहा कि तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, यानी तूने शब बनाई और मैंने चिराग बनाया। तो इंसान ने यहाँ पे जो नखलिस्तान बनाया है डेजर्ट के अंदर, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डेजर्ट के अंदर आपको अचानक मूलियाँ, गाजरें, टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो हैं हर तरफ आपको नज़र आएँ। बेसिकली अलखिदमत का प्रोजेक्ट है और मेरे साथ जो है वो सदर हैं। आप बेसिकली पूरे थर डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं अलखिदमत के? जी बिल्कुल थर। अच्छा, ये आइडिया क्या था और ये तो आपने यानी बाहर ही ले आए हैं मतलब सहरा में? असल में चूँकि थर के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ ये ज़मीन तो ज़रखेज़ है लेकिन लोगों के पास वसाइल नहीं है इतने कि वो कुछ कर सके। पहले यहाँ डीजल पे लगे होते थे लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हमने ये अलखिदमत का 2019 में सोलर लगाया तो पिछले सीज़न में 300 से 400 मन प्याज इसने की है। 300 से 400 मन डेजर्ट में डेजर्ट में अच्छा। 400 मन प्याज किया है। अभी पिछले महीने 5-10 दिन में पहले आया था तो वो बोला था उसमें उसने 60,000 की कोई सब्जी बेची है लेकिन अभी उसका खेत भरा पड़ा। अच्छा, ये बेसिकली जो आम यानी यहाँ का जो लोकल किसान है ये ज़मीन उसकी है? हाँ, आप सिर्फ उसको ये सहूलत दे रहे हैं कि हाँ, ये तमाम टेक्नोलॉजी की सहूलत? बिल्कुल। अभी उसने कुछ खर्चा ही नहीं किया। यहाँ वो जैसे ना कोई खाद देते हैं वो खाद भी नहीं दिया। मैंने इससे पूछा आपका खर्चा कितना, 1 रुपया भी उसका खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन आमदन है। हाँ बिल्कुल आमदन है। ये कितना सोलर, ये इसकी क्या कैपेसिटी है, यानी ये जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं? ये 2.5 से 3 एकड़ जो जमीन आबाद कर सकता है। ठीक 2 से 2.5 से 3 एकड़। तो ये मैं कह सकता हूँ जिस तरह फैज साहब कहते हैं ना कि जैसे चुपके से बाहर आ जाए, तो ये डेजर्ट में अचानक हम आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चुपके से बाहर आ जाए। और ये आपने चुपके से बाहर की जो रूह रवा है वो बेसिकली आप कहीं और भी आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स इस तरह की कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे अलखिदमत 10 से 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं। माशाल्लाह लोग मेहनती हैं और ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, लोग कर भी सकते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। ठीक है। और मेरे ख्याल है ये सोलर जो वाला मामला बड़ा सस्टेनेबल इसलिए भी है कि डेजर्ट है तो मतलब धूप की तो वैसी ही फरावानी है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें यहाँ तो कोई इशू नहीं है। इसमें 2 फायदे हैं ना, गांव वाले पानी भी यहाँ मीठा है, पानी लेके जा सकते हैं और ये ज़मीन भी इनकी आबाद है। और ये मवेशी के लिए घास वगैरह वो भी इससे होता है। अच्छा, मज़े की बात ये, इससे मैंने पूछा था, ये गाँव के तकरीबन 100 से ज़्यादा घर है ना, तो ये सारे सब्जी यहाँ से लेके जाते हैं मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लेते गाँव वालों से। अच्छा, तो हमारा पूरे गाँव के लिए सब्जी भी यहाँ से जा रही है यानी, और वो भी फ्री में, वो किसी से पैसा नहीं लेता। हमारा अलखिदमत का भी यही है कि भाई हम देंगे 1% जो है ना, मैंने चौथा हिस्सा गरीबों में बांटे, हमारा यही है। लेकिन ये चौथे हिस्से से भी ज्यादा बांट रहे, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ने बरकत दी है इसको, ये जबरदस्त। और बहुत सारी एनजीओज हैं और बहुत सारे इदारे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और जितना बढ़ चढ़ के आ सकते हैं। और इसको कहते हैं जो एक मुस्तकिल बंदोबस्त, आप कहते हैं कसम पुरसी या गुर्बत, उसके खात्मे के लिए जो मुस्तकिल बंदोबस्त ये कहलाया जा सकता है। सर यहाँ तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो ये इसी में हल हो जाता है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। आज न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सर, ये जो ना किसी जो हम कहते हैं ना स्प्रे वगैरह खाद, अच्छा वो नहीं से पाक है, बिल्कुल उन पेस्टिसाइड्स भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए डेजर्ट के अंदर ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक फूड। जी बिल्कुल। यहाँ पे बेसिकली इस खत में आपको अहवाल देना है उन गरीब लोगों का जो कि ग़ज़ाई किल्लत का भी शिकार थे और डेजर्ट के मकीन थे, पानी के भी मसाइल थे, और उनके चेहरे पे जो खुशी आई है, ये बेसिकली उस खुशी की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं। इस खत में उस खुशी का अहवाल है जो आप पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। मेरे साथ खलील साहब हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनका बहुत अहम किरदार है। पहले बताइए कि खलील भाई, ये जो कितने मराहिल हैं
यानी पानी नीचे से लेके आना, फिर स्टोरेज, फिर यहाँ तक, ये सारा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। सर हमने जो देखनी होती है वो मेन चीज़ें 2-3 होती हैं। एक तो वो वाटर लेवल देखना पड़ता है कि वो कितना फीट पे है। दूसरी उसमें वो चीज़ देखनी कि ज़मीन किस टाइप की है, वो कल्टीवेशन है कि नहीं, कल्टीवेशन के लायक है कि नहीं। ठीक है। तीसरा हमारा ये होता है, फिर हम वहाँ सर्वे करते हैं, कम्युनिटी के व्यूज़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट पूरा लोकेशन वगैरह सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है। तो हम फर्स्ट उसके जो है वो हम ग्राउंड ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद जो होता है, इसका जो मरहल होता है वो बोरिंग का होता है। जब बोरिंग करते हैं, बोरिंग के मरहल के बाद जो हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन करने के बाद इसका जो वाटर स्टोरेज टैंक बना हुआ है, हम पीछे नज़र आ रहा है, अब वो 6x6 का टोटल वाटर स्टोरेज टैंक बना हुआ है। इसमें 8 प्लेट्स बनी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या क्या काश्त कर रहे हैं? सर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी सब्जियाँ हो रही हैं, सारी ऑर्गेनिक फूड है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी जो है वो पेस्टिसाइड इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं है, 100% ऑर्गेनिक फूड है। इसमें सर प्याज है, मूली है, गाजर है, लौकी है, सरसों है और ये धनिया है। नाजरीन जो देख रहे हैं उनमें से यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, इदारे भी होते हैं, अगर वो ये काम करना चाहें तो मतलब इसका मॉडल तो ऑलरेडी काम, यानी आपके पास एक पूरा मॉडल है, तो उसकी डिटेल्स भी आप दे सकते हैं और इसकी टोटल कितनी कॉस्ट आती है, तो ताकि सारे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और थर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और नखलिस्तान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इसी में लोकल लोगों को भले। अच्छा, ये जो साहब बैठे हैं ये गाजरें निकाल रहे हैं? हाँ जी, ये अब इनका सर सुबह का टाइम है, तो ये इसकी जो काश्त वगैरह होती है वो सुबह के अर्ली मॉर्निंग जो है वो सब्जियां यहाँ से निकालते हैं। ठीक है। जितना भी होता है वो मार्केट में जो आपको बेचते हैं। अच्छा, ये गाजरें निकल रही हैं, बिल्कुल फ्रेश है और 100% ऑर्गेनिक फूड है ये। जबरदस्त, ये बिल्कुल देसी वो गाजर है, देसी गाजर है, जबरदस्त। और बाकी जो है वो मूलियाँ भी हैं, गाजरें भी है हमारे पास, और धनिया भी है, पालक भी है, हर चीज़ है। सब्जी के ये गजर में पालक मूरी जाम कमायो हुन में खर्चो डीजल में, हिन में खर्चो कौन है? खर्चा कह रहे हैं कि खर्चा नहीं है, ये कहते हैं कि वो जो हम डीजल पे अगर उगाते इसको, डीजल पे हम इसको अगर एगिल के चलाते तो रोज का 500 से 1000 रुपए का खर्चा था। अच्छा। अब ये सोलर पे चलता है, हमारा खर्चा 1 रुपया भी नहीं है, जो भी है सारी हमारी इनकम है, मतलब सारी सेविंग है। बताएं तो गोठ जा माण्हू मना सब्जी वठी वञनि था या उन्हनि कीअं गोठ या भाजी वठंदा आहिनि, सब्जी त वठी वेंदा आहिनि। अच्छा, मूरी आहे, गजर आहिनि, पालक आहे, सभु वठंदा आहिनि गोठ जा। मिठी था मोकिलींदा आहिनि। तो वो क्या कह रहे हैं? ये बोला है कि पूरे गांव के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, सब्जियां वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाहर के लोग जो है ना वो भी यहाँ मार्केट में आते हैं, वो भी सब्जियां जो यहाँ से लेके जाते हैं। और इसके अलावा ये रेगुलर बेस पे तकरीबन जितना भी इसको ऑर्डर होता है, कभी 2 मन, कभी 3 मन, कभी 4 मन, जितना भी ऑर्डर होता है वो ये मार्केट पहुंचाता है, तो उसका इसके रोज इसको कैश जो पेमेंट उसकी मिल जाती है। तो ये समझे कोई 40-50 हज़ार रुपये महीना ये आराम से कमाते होंगे। इस तरह के कोई और प्रोजेक्ट्स भी कहीं आसपास हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, हमारे और भी 3-4 प्रोजेक्ट हैं। नहीं, इसके अलावा लोग जाती तौर पे भी कुछ कर रहे हैं? जाती तौर पे भी बहुत हैं, जिसके पास आप देखें है जो फाइनेंशियल बंदा है, जिसके पास रिसोर्स हैं वो अपने खुद भी कर रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसको जारी बात सपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके बंदे की हमने की। तो ये हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है ना, इसने करके भी दिखाया है। हमारे लिए भी ये लेसन है, और एनजीओ जो हैं वो और जो इदारे हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बड़ा लेसन है। हमारे पास तो एक इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, सब देख भी सकते हैं इसको। ये नताइज दे रही है, ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसको कॉपी किया जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे ये बहुत अच्छा हो सकता है। हाणे गुज़ारो सुठे नमूने थिए पियो, अॻे गुज़ारो घटि थींदो, हाणे गुज़ारो जाम थो थिए। अॻे थोरी कंदा, हाणे जजीब करे छॾियो ज़मीन। चलिए बोला है, पहले मैं दूसरों के खेतों में काम करता था, ठीक है, जो बराबर वाले हैं, ठीक है, तो उनके पास तो पैसा था, वो ट्यूबवेल वगैरह इन पे काम करते थे, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो ये कह रहा है कि अब जब मेरा खुद का प्रोजेक्ट लग गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खुशहाल हूँ। अब ये बोला है कि मेरे साथ 2-3 बंदे और काम कर रहे हैं इसके अंडर में, तो उनका भी रोजगार लग गया। तो ये एक बड़ा मैसेज है ना, ये एक खुद जो दूसरों का मजदूर था अब वो मालिक बन गया, इसके अंडर में 3-4 मजदूर काम कर रहे हैं। जबरदस्त। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो हम दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं और हवा चल रही है और बहुत अच्छी मजे की हवा चल रही है, नेचुरल चीज, और आसपास सब्जियां हैं और पूरा एक नेचुरल जो है एक मंजर है जो कि फितरी मंजर है, बहुत ही खूबसूरत है। और कम से कम यहाँ पे जो लोग हैं, डेजर्ट जो चेहरे पे दुख और तकालीफ
छोड़ देता है, तो कम से कम ये जो सब्ज़ा है उन तकालीफ को और उन दुखों को कम करना बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। और नाजरीन, इस खत का अहवाल यही था कि ये अल-खिदमत जो है उनका एक मॉडल है जो कि सक्सेसफुली काम कर रहा है, और डिफरेंट मॉडल्स भी होंगे, इनको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है बाकी आपने डेजर्ट में। और इसके लिए मुख्तलिफ इदारे सामने आ सकते हैं, इसके लिए इवन इनफरादी सतह पे लोग काम कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे तो थर जो है वो दुनिया का खूबसूरत तरीन, पहले ही बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है, लेकिन इंसान अगर किसी खूबसूरत तरीन जगह पे भी दुख में मुब्तला हो तो वो जगह भी कोई दुखी सी लगना शुरू हो जाती है। तो अगर इस जगह को ज़्यादा खूबसूरत करना है, इस डेजर्ट को खूबसूरत करना है, तो इसका जो इंसान इसके अंदर बसता है उसके चेहरे पे खुशी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आप एक तो मुझे गाजर टेस्ट करवानी है और मूली भी टेस्ट करवानी है, और बाकी जहाँ पे कोई आए तो आप बस देखते रहिए कि डेजर्ट के अंदर मतलब मैं कैसे लुत्फ़ उठा रहा हूँ ज़िंदगी का। बहुत शुक्रिया, इनका भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुख्तलिफ तनाज़ात और जस्टिस सिस्टम के हवाले से बहुत सारे सवालात पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम अगर मुख्तलिफ तनाज़ात और उनके अदालती हल की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे हल तो उनका अदालती कार्रवाई होती ही है, लेकिन इस कार्रवाई में बाज़ औक़ात जो फ़ैसले होते हैं वो कुछ फ़ैसले जल्द हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस नौयत के होते हैं कि मुकदमात जल्द होने वाले भी हों लेकिन उसमें गैर मामूली नौयत की ताख़ीर हो जाती है। और न सिर्फ इसमें दौलत ज़्यादा खर्च होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, असराफ बहुत ज़्यादा होता है और खातिर खा नताइज भी नहीं निकल सकते। और कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हम इस अदालती कार्रवाई जिसकी बात कर रहे हैं ये एक पुराना तरीका है जिसको पंचायत के नाम से जाना जाता है, और इसमें बड़े बड़े जो हैं वो बैठक लगाकर इसमें फ़रीक़ैन को बुलाकर उनकी रजामंदी से मुख्तलिफ फ़ैसलों पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं। ये एक ऐसा इंसाफ का तरीका राइज है जो कि किसी भी तनाज़े में गैर जानिबदार शख्स और फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करता है और इस तनाज़े को हल करने में मदद देता है। बिल्कुल वो तरीका है ARD का। ये क्या है और कैसे काम करता है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो जस्टिस सिस्टम जिससे हमने डिले की बात की उस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ज़ीशान अली मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र हैं फॉर रूल ऑफ लॉ एशिया फाउंडेशन के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम ARD के हवाले से, ADR के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली है क्या और किस तरह से वर्क करता है। जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स ए प्लेजर बीइंग ए पार्ट ऑफ योर शो। सो ADR जो है ये इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली जो आपके हसूल कानून के जो मुतबादिल ज़राए हैं जिसका फ्रेमवर्क आपके प्रोसीजरल लॉ में दिया है पाकिस्तान के, जिसका फ्रेमवर्क आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ADR वो है। हम लोग जो हैं बेसिकली पिछले कोई 4-5 साल से मुख्तलिफ अदालतों के साथ, मुख्तलिफ जुडिशरी के नुमाइंदों के साथ काम कर रहे हैं इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको राइज करने के लिए। और इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड में ले जाऊं इसके, आपने अभी फरमाया पंचायत या जरगा, मतलब सर्टनली ये मतलब हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारे कम्युनिटी लेवल के या ख़ानदान के लेवल के मसाइल को हल करने के लिए। आज भी ये प्रैक्टिसेस बहुत हद तक राइज हैं। बहुत सारे लोग अपने मसाइल, अपने तनाज़ात का हल बड़े लोकल लेवल पे जरगा या पंचायत के थ्रू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको कानूनी पहलू इसको दें तो हमारा जो ज़ाब्ता दीवानी है जो हमारा, उसमें एक शिक मौजूद है, ये सेक्शन 89A, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी जज किसी भी मामले को सालसी के लिए रेफ़र कर सकता है अगर वो इसको मुनासिब समझे। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे सिविल जजेस हैं वो इस प्रोविज़न को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि थोड़ी सी उसमें उनको कन्फ्यूजन रहती है, फिर अपनी पार्टीज़ का इंटरेस्ट, और नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे मसाइल जिनको बहुत आसानी से, बड़ी खुश उसलूबी से हल किया जा सकता है, वो बहुत लंबे अरसे तक चले जाते हैं। और ये जो है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात होती है इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने जो कानूनी जो हकूक हैं उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और अगर करें भी तो बाज़ औक़ात महरूम रहते हैं। ये जो जिस बॉडी की जानिब आप इशारा करें ज़ीशान के 89A के तहत जज रेफर कर सकते हैं, तो बॉडी की जो लीगल प्रेजेंस है या लीगल स्टैंडिंग है, ऑब्वियसली वो भी
इंपॉर्टेंट है फिर हमारे रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कि वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कानून के मुताबिक हो और उसका फैसला भी इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या है? क्या हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी जानिब जजेस साहिबान रेफर कर सकते हैं मुकदमात को और फिर वो फैसला भी ऑथेंटिक हो? जी इमरान, आपने बिल्कुल सही फरमाया, वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें होता ये है इसके अंदर कि क्योंकि नॉर्मली जो है वो एडीआर सिविल केसेस में अप्लाई किया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट्स में। मैं आपको उसकी कुछ चंद मिसालें आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई जायदाद के उसके ऊपर कोई तनाज़ा है कि उसका शेयर कितना किसको मिलना चाहिए। जिस तरह किसी फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, सगे बहन भाई हो सकते हैं, अगर उनका ये मसला अगर आप अदालत में ले जाते हैं उसका और वहाँ पे अगर जज साहब ये फील करें कि शायद इसको मजीद ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर आपका प्लेंट है, आपका रिटन स्टेटमेंट है, आपका एविडेंस रिकॉर्ड होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन, बहुत लंबा चला जाता है वो। लेकिन अगर इसको आप अपनी बाहमी रजामंदी से अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। और इसीलिए अदालतें कुछ हद तक इसको अब इनकरेज करना शुरू हो गई हैं पार्टीज़ को कि क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने उसके आप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या कंसल्टेशन के साथ इसको हल कर लें। एक चीज़ ये है सेक्शन 89, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें जजेस के पास पावर्स हैं। हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में ये भी प्रोविजन है कि अदालतें जो हैं वो रेफरी या एम्पायर अपॉइंट करती हैं दोनों पार्टीज की रजामंदी से। ठीक है। अगेन वो थोड़ा सा आर्बिट्रेरी प्रोसेस होता है, लेकिन जो सालसी है जिसको मीडिएशन बोलते हैं, ये मतलब पाकिस्तान में बहुत नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कोई पिछले 4-5 साल से लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, उनके जजेस की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम लोग लॉयर्स को लोकल बार एसोसिएशन के लेवल पे एंगेज कर रहे हैं इसके लिए, जिसमें थोड़ा सा उनको सेंसिटाइज किया जाता है कि आप अपनी पार्टीज को, अपने कॉलीग्स को आप जो है मीडिएशन की तरफ जरा थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें हम अगर ज़ीशान हम अगर इसमें सक्सेस रेशियो की बात करें, वो केसेस जो कि सक्सेसफुली रेफर किए गए और फिर वो सॉल्व हुए और वो रिलायबली सॉल्व हुए, मतलब रिलायबल रहे वो डिसीजंस, तो हमारे पास सक्सेस रेशियो कोई निकलती है कि लोगों का एतमाद करना ठीक रहा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर? इमरान, मैं आपको इसमें अगर डाटा ड्रिवन बात करूं, जो एविडेंस बेस्ड बात है, लाहौर हाई कोर्ट ने 2017 से अपने कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंदर हमने जजेस की ट्रेनिंग्स की, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स उनके लिए किए। अब उसमें यह है कि बहुत सारे लाखों की तादाद से वो केसेस थे जो कितने कितने सालों से पेंडिंग थे। कुछ केसेस इस तरह के थे जो पिछले 20-20 साल से लिटिगेशन में थे। वो लोगों ने हफ्तों में और महीनों में जो उनके मीडिएटर्स वहाँ पे कोर्ट एनेक्स मॉडल्स में जो एज जजेस वहाँ पे काम कर रहे हैं और एज मीडिएटर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको रिजॉल्व किया और वो मतलब पार्टीज बहुत खुश हैं उसके अंदर। इसके अंदर मेनली इसके अंदर सिविल डिस्प्यूट्स हैं, इसके अंदर मेनली इसके अंदर फैमिली डिस्प्यूट है। मतलब एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई भी फैमिली डिस्प्यूट इस तरह का नहीं है जिसको लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत है। आप यकीन माने ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से ये मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दूं, अमेरिका में इस वक्त जो एडीआर का जो सिस्टम या स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके अंदर 98% जो डिस्प्यूट्स हैं, जो सिविल नेचर के केसेस हैं या फैमिली नेचर के केसेस हैं, 98% वो एडीआर के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये सक्सेस रेशो तो है सिस्टम की, ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे, जब एक फैसला आ गया, दलाइल हो गए, दोनों फ्रीकैन को राजी कर लिया, जो फैसला आया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के जिस तरह से दोनों पार्टीज हैं, अगर वो फैसला जिस तरह का भी, जिस नौयत का भी है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो फर्दर उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, फर्दर तो फिर उसका लीगल एक्शन ही लिया जा सकता है उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में देखें 2 तरह की लिटिगेशन है। एक लिटिगेशन वो है जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या स्कॉश बकलिंग के लिए लिटिगेशन को एज ए टूल यूज करते हैं। आपके इल्म में है, आपको बखूबी अंदाजा है कि लोग बहुत सारे गलत FIRs रजिस्टर करते हैं, बहुत ज्यादा। कहीं पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, लोग जो हैं वो जाके उसमें कोर्ट से जाके स्टे ले आते हैं। फैमिली में बच्चों का जो अगर सेपरेशन हो जाए तो बच्चों का मामला भी होता है बड़ा टेक्निकल। ओहो जी, बहुत ज्यादा जी। मैं तो देखें पर्सनली इस तरह के केसेस जानता हूँ जिसके अंदर बच्चों की जो विजिटेशन राइट्स हैं, मियाँ कहेगा मैंने अपने पास बच्चे रखने हैं, बीवी कहेगी मैंने अपने पास रखने हैं,
ले जाएंगे, फिर उनको मतलब वो जो स्केड्यूल उसने जो कोर्ट ने किया है कि कितने दिन आप रखेंगे, कितना टाइम होगा, उसको वायलेट करेंगे, फिर कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेशंस उसके ऊपर कि इसने वायलेट किया, उसने, अब ये वो सारी की सारी वो चीजें हैं जिसका लीगल इंट्रिकेसीज के साथ ताल्लुक नहीं है, मतलब देखिए इसका ह्यूमन बिहेवियर के साथ ताल्लुक है इसका। चले अब ये बड़ा एक समहाउ और मीडिया यूजुअली ज़ीशान ये डिस्कस नहीं होता, मुझे इसलिए भी पर्सनली बड़ा अच्छा लगा इस टॉपिक पे हमने बात की। और दूसरा, हमारी अदालतों के ऊपर प्रेशर इतना है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं, रिसोर्सेज कम है, तो उस वजह से केसेस भी बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है जो इस्तगासा है और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो भी कितने स्लो हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच, इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल्स बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे मौजूद थे और ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से ज़ीशान साहब हमें बता रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरत का अव्वलीन तोहफा है। नवाज़ायदा बच्चों के लिए कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। यह न सिर्फ बच्चों की नशो-नुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत, इम्यूनिटी और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है इसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आज हम बच्चों को दूध पिलाने के टाइम फ्रेम पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे माएँ गोद लेती हैं उनको क्या करना चाहिए, इसमें जो उनके लाइफ पार्टनर है उसका कितना जो कह लें एक अमल दखल वो बढ़ जाता है, जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और उसी पर आज हमने बात भी करी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त ज़ोहरा कुरजी साहिबा मौजूद हैं। हाल ही में लिक्टेशन खिदमत एक अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है और इसी के हवाले से उनसे बात करते हैं। ज़ोहरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ख़ास तौर पे हम स्टंटिंग के मसाइल पाकिस्तान में देखते हैं और माँ बच्चे की बच्चा की सेहत के मसाइल देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू, हम इस पर बात करते रहते हैं। एक तो आपको अवार्ड जो दिया गया उसके हवाले से भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए अपनी खिदमात को लेकर, और फिर इस मसले को लेकर आप इस वक्त पाकिस्तान में कितना सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, इसको क्या समझती हैं आप? थैंक यू सो मच इनवाइट करने का। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। जैसा कि आपने ये सवाल किया कि जो अवार्ड, ये जो लैक्टेशन कंसल्टेंट का जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन कंसल्टेंट का जो अवार्ड है, ये US में जो एक बॉडी है उससे दिया जाता है और ये स्पेसिफिक लैक्टेशन कंसल्टेंट जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इशू पे मदर्स के साथ बात करते हैं। पूरी दुनिया में ये रोल जो डेवलप कंट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर अस्पताल में ये होते हैं, 24 आवर्स सर्विस इनकी मुहैया होती है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड भी जो लैक्टेशन कंसल्टेंसी है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जाती है, ताकि औरतें वहाँ आके अपने बच्चों को, अगर उन्हें कोई मसला है माँ के दूध पिलाने, अपना दूध पिलाने में, तो वो आके उस क्लिनिक में बैठ के कंसल्टेशन ले सकती है। यानी कि आप सेंसिटिविटी देखिए कि माँ के दूध पे जोर कितना है, कि वो कितनी तरह का सपोर्ट जो है मदर्स को अवेलेबल है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए कि कितना काम करने की जरूरत है, तो इस वक्त प्रैक्टिसिंग लैक्टेशन कंसल्टेंट जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ, और जो इस वक्त हम सिर्फ एक लैक्टेशन कंसल्टेंट इस वक्त मौजूद है वहाँ पे, और इंशाल्लाह आगा खान हॉस्पिटल जो है उसकी ट्रेनिंग पे उन्होंने पूरी एक ग्रांट दी हुई है, तो अगले साल तक हमारे तमाम सेकेंडरी हॉस्पिटल और हमारे मेन हॉस्पिटल कैंपस में ये सर्विस मुहैया हो जाएगी औरतों को। अच्छा, दोस्तों ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बच्चों को फीड करवाना बहुत ज़्यादा आजकल के दौर इतना ज़्यादा कह लें इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से शायद हमें अंदाज़ा नहीं है, और आप खुद भी कह रही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमी इदारा सेहत भी इस बात पे तलकीन करता है। कुछ मदर्स कहती हैं जी हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बच्चों को फीड नहीं करा सकते, इसी तरह बच्चे फार्मूला मिल्क की तरफ चले जाते हैं। सो आप इस हवाले से किस तरह से गाइड करेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो ब्रेस्ट फीड है, जो माँ का दूध है, जो ह्यूमन मिल्क है, वो सिर्फ गिजा नहीं है, वो सिर्फ गिजा नहीं है, वो गिजा से बढ़कर है, क्योंकि हम उसको गिजा से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लिविंग टिश्यूज हैं, उसमें
बायोटिक्स हैं, उसमें स्टेम सेल्स हैं, तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर किसी बच्चे को हमें स्टेम सेल्स, प्रोबायोटिक्स, अगर सब चीजें देनी हो तो वो सिर्फ एक ह्यूमन मिल्क होता है। और जैसे एक कहावत है कि जो ह्यूमन मिल्क है इट्स फॉर ह्यूमन, और जो डब्बे का दूध है वो जाहिर बात है वो इंसान के बच्चों के लिए नहीं बना हुआ, कि उससे जितनी भी ग़िज़ाइयत आप डालें वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जहां तक ये ताल्लुक है कि माओं को मसले होते हैं, ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। और जो क्लिनिक में भी औरतें जिन मसलों के साथ आती हैं और जो मसले शायद, मैं एक्चुअली इसी जानिब आना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि ये कंसल्टेंट्स हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद ही नहीं है, इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट्स, और आगा खान का आपने रेफरेंस दिया कि वहाँ पे आप हैं, और बाकी हॉस्पिटल्स में एक तो ये बताइए कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली जो मदर्स आपके पास आती हैं मसाइल लेकर, अगर हम इस प्लेटफॉर्म से उनमें से कुछ जो आप स्पेसिफिकली समझती हैं कि बताए जा सकते हैं या डिस्कस किए जा सकते हैं, कोई बात आपकी पहुँच जाए देखने वालों तक, तो प्लीज़ उस पर भी रोशनी डालिएगा। एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन मुझे नजर आती हैं, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो ये मसला लेके आते हैं कि पीडियाट्रिशियन के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका दूध पूरा नहीं हो रहा, आप डब्बा लगा दें। तो क्या मैं डब्बा लगा दूं? ये सवाल और इस मसले के साथ बहुत सारी औरतें आती हैं। तो ये मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि जब आपका पीडियाट्रिशियन इस बात को रेकमेंड करता है तो आप जरूर कंसल्टेशन लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं मेरे क्लाइंट के साथ, जिन्होंने डब्बा नहीं लगाया, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जिसमें सिर्फ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, कुछ असेसमेंट है, वो जो लैच करती हैं, बच्चे को जो लगाती हैं, पोजीशन लगाती हैं, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेरेंटहुड है, जो कि लर्न करने का प्रोसेस है। क्योंकि सारी मदर्स को पूरी पेरेंटहुड लर्न करनी चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से डेवलप करना है, बच्चे को किस तरीके से नरिश करना है। तो अगर ये नॉलेज नहीं होती तो डेफिनेटली उन्हें बड़ा प्रेशर आता है। एक तो डॉक्टर का प्रेशर है, फिर फैमिली का प्रेशर है, फिर सोसाइटी का प्रेशर है कि बच्चा रो रहा है बस डब्बा लगा लो। तो ये जो सारे प्रेशर्स है ना, और उस वक्त वो हार्मोनली इतनी वीक होती है माँ खुद, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के बाद बड़ा चेंज उसके बॉडी में हार्मोनली आता है, तो उसके साथ वो मैनेज नहीं कर पाती बहुत सारी एडवाइजेस। तो उस तरीके से डब्बा बहुत जल्दी इन हो जाता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है नए रोल में, और अडेप्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें। ठीक हो गया। अच्छा ज़ाहिर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा, अगर बच्चा जब पैदा हुआ जिसमें कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई मदर को, चैलेंज कितना अरसा, टाइम फ्रेम उसका कितना होना चाहिए कि वो मदर फीड पे रहे, और ताकि आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि वो ग़िज़ा से बढ़कर है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल रही है, एक टाइम फ्रेम भी ऑब्वियसली बाउंड होगा कि इतने टाइम तक तो मिनिमम बच्चे को फीड करवाना है मदर को। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, आपने कोई गुट्टी, कोई शहद, कोई पानी, कुछ भी नहीं देना, एवरीथिंग इज ब्रेस्ट मिल्क, आपने और कुछ भी नहीं देना है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक माँ का दूध, इसके साथ इजाफी खुराक के साथ आप 2 साल तक पिला सकते हैं, क्योंकि ये इस्लाम में भी है, कुरान शरीफ में भी है। लेकिन इसके अलावा अगर माएँ आगे तक भी पिलाना चाहें, अगर वो विश करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने अरसे तक माँ और बच्चा खुशी से इस प्रोसेस को एंजॉय कर सके, लेकिन साथ में बाद में इजाफी खुराक देना बहुत जरूरी है, जो कि 6 माह तक के बाद का अमल है। ठीक हो गया। ठीक है। और आपको जो लोग, जो मदर्स खास तौर पे देख रही हैं, आप उनको कुछ तजवीज़ करना चाहें, जो यंग मदर्स खास तौर पे जिनको आप कह रही हैं कि मदरहुड इटसेल्फ इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग ट्रेनिंग प्रोसेस, उनको आप कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए? बिल्कुल, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब हमल का वक्त होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है अपने आप की तैयारी करने का। हम बहुत ज्यादा बच्चों के नाम सोचते हैं, हम सोचते हैं बच्चों का नाम क्या होगा, हमारे बच्चों के कमरे का कलर, दीवारों का कलर क्या होगा, उसके कपड़े किस तरीके के होंगे। तो ये सोचना भी बहुत जरूरी है उन मदर्स को कि जब ये 9 महीने के बाद जब ये प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगा, तो उस वक्त ऐसी क्या ग़िज़ा है जो मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, जिसकी तैयारी मुझे आज करनी है। तो हमल का जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माएँ मेरे पास हमल के दौरान आके बैठती हैं, यकीन मानिए उन्हें बहुत ज्यादा मसले कम होते हैं, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द रोल। तो आप ये कह रही हैं कि जो मदर्स की अपनी डाइट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको भी खास तौर पे फोकस किया जाना चाहिए, ताकि वो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी बेहतर तौर पे फीड कर सके। बिल्कुल, डाइट का भी बहुत अमल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी, जिसमें 3 जो ग़िज़ायात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका आयरन हो गया, दूसरा कैल्शियम, इसको आपने करना है, विटामिन्स और मिनरल्स सारे आपने बहुत अच्छे से लेने हैं। पानी का बहुत बड़ा फोकस है कि फ्लूइड्स आपने जो है ना ज्यादा से ज्यादा लेने हैं जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे हो। ये तमाम चीजों को ख्याल रखते वक्त आपकी जो क्वालिटी है ना ब्रेस्ट मिल्क की, वो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा कीर्ति साहिबा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू
इशू था और बहुत आपने अच्छे से इसको एड्रेस किया। वो तमाम मदर जो इस वक्त हमें देख रही हैं जिनको चैलेंज है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ज़ारा किरजी हमारे साथ मौजूद थी जो मदर फीड के हवाले से हमें बता रही थी कि कितना ज़रूरी है बच्चों को फीड करवाना, माँ का दूध पिलाना। इसी हवाले से हमने आज बात की। भी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब हम आपको कराएंगे सुबह सुबह एक्सरसाइज और उसके लिए खुशी हमारे साथ आ चुकी है। खुशी, वेलकम टू दिस शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक। खुशी, क्या बताने वाली है? आज बहुत मज़े का वर्कआउट बताऊंगी, स्पेशली फॉर पीपल हु डोंट हैव दैट मच टाइम। तो उनके लिए इजी सर्किट्स हैं। इट्स कॉल्ड टबाडा। टबाडा 4 मिनट्स का वर्कआउट होता है। यू कैन एक्सटेंड इट एज वेल, लेकिन ये होता 4 मिनट्स का है। सो इसमें 20 सेकेंड्स आपने वर्कआउट करना होता है, 10 सेकेंड रेस्ट करना होता है। तो इट्स 8 एक्सरसाइजेज और यू कैन रिपीट 4 एक्सरसाइजेज और यू कैन रिपीट 2 एक्सरसाइजेज 4 टाइम्स। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 4 एक्सरसाइजेज। फर्स्ट हम करेंगे ऑन द फ्लोर। व्हाट वी गोइंग टू डू, आप वेरिएशन खुद भी ऐड कर सकते हो। आपको ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज यू नो एज वेल। फर्स्ट एक्सरसाइज plank push-ups with mountain climbers. Second exercise would be squat jumps. 20 seconds on, 20 seconds off. आपने एक्सरसाइज करनी है 20 seconds, 10 seconds ऑफ लेना है, then 20 seconds एक्सरसाइज करनी है, फिर 10 seconds ऑफ लेना है। थर्ड एक्सरसाइज ऑब्वियसली सबसे बेस्ट फॉर द कार्डियो, burpees, chest down and jump up. Last one would be box jumps, or you can add any kind of workouts, any kind of jumps. शफल्स एज वेल, स्किपिंग एज वेल, जो भी आपको सूट करता है आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। 4 मिनट्स का वर्कआउट होता है। यू कैन टेक 2 मिनट्स ऑफ। 4 to 5 एक्सरसाइज, 4 to 5 सेट्स कर सकते हैं इसके। ईजीली 30 मिनट्स का वर्कआउट है और आपको बहुत अच्छा इंटेंसिव वर्कआउट हो जाएगा इसमें। इनके पास कम टाइम है, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। टबाडा 4 minutes, 20 seconds on, 10 seconds off. So try this at home, guys. ये समझे कि ये फुल बॉडी वर्कआउट है? फुल बॉडी वर्कआउट है। इट्स अ कार्डियो हिट वर्कआउट। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रॉसफिट वर्कआउट एज वेल, बट उनके लिए इजी है जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते वर्कआउट, 45 सेकेंड्स या लंबे वर्कआउट नहीं कर सकते। ईजी है, 20 सेकेंड्स करना है आपने और फिर 10 सेकेंड रेस्ट देना है। 4 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इसकी कितनी ड्यूरेशन बन जाती है? आप जितना मर्जी ले जाओ उसको, 10 मिनट्स ले जाओ, 14 मिनट्स ले जाओ, आपकी मर्जी है। बट स्टार्ट विद 4 मिनट्स। उनके लिए जो बेसिकली इजी वर्कआउट चाह रहे हैं और इजी ब्लड पंपिंग चाह रहे हैं, वो फैट लॉस चाह रहे हैं, और वो 2 मिनट्स रेस्ट भी कर सकते हैं आफ्टर एवरी टबाडा। 4 से 5 हो सकते हैं इजीली। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह इतने इंटेंस वर्कआउट बता दिया। आपने क्या करना है? अच्छा हमने करना है? नहीं, हमने इजाजत लेनी और साथ साथ इजाजत से पहले हमारे पास भी हैव द मोस्ट फेमस वीडियो जो कि कल से ट्रेंड करिए सोशल मीडिया पे। जुनैद सफदर साहब और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इमरान खान वुड बी लाइक टू नवाज शरीफ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, जाके वापस नहीं आया अभी तक। खैर, और लाइटर नोट, बहुत जबरदस्त गाया जुनैद ने और सब गाने वालों ने भी इनकी तारीफ की। अच्छा गाया, मजा आया। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।